यह घटना सन 1875 की है। राजस्थान के पालमपुर गांव में बरगद पेड़ के नीचे चौपाल लगी थी। पंचायत में सुनवाई चल रही थी। पंचों के सामने आरोपी खड़ा था, जिसके मुंह में कालिक पुती हुई थी। यह कालिक लोगों के द्वारा उसके मुंह में पोती गई थी। पंचायत ने उसे जिंदा जलाकर मारने का फरमान जारी किया था, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी चोरी की गलती छिपाने के लिए अपने ही बच्चों की हत्या बड़ी ही निर्ममता से कर दी थी। दोनों बच्चों ने अपने पिता को दूसरी औरत के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, परंतु मरते हुए बच्चों की चीख उनके मां तक पहुंच गई थी। पंचायत काफी देर तक चली, जिसमें आरोपी पर आरोप सिद्ध होने से पहले अनगिनत आरोप लगाए गए। पंचायत समाप्त होने के बाद आरोपी को रात्रि 9 बजे गांव के बाहर आम के बगीचे के बीचों बीच खाली जगह में गोलाकार चिता के मध्य सीधे खड़े खंबे के साथ बांधकर चिता सहित जलाकर उसे वहीं मार दिया गया, और उस अध जले काली राख की कब्र भी वहीं बना दी गई। उस कब्र के ऊपर लिखे गए शब्द थे, काली कब्र। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो भी इस कब्र को देखे तो खालिद जैसे बुरे इंसान की करतूतों को याद करे और भविष्य में बुरे इंसानों से सजग रहे। साकेत 18 वर्ष का एक नौजवान है। एक साल पहले वह अपनी पढ़ाई के लिए मैनचेस्टर गया था, परंतु साल भर कई असफलताएं हाथ लगने के बाद आज वह अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। साकेत गांव का रहने वाला था, परंतु गांव के बड़े जमींदार और सरपंच का बेटा होने के कारण उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने मैनचेस्टर में वकालत पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, मगर बीच में गलत संगतियों में फंस जाने के कारण वह अपनी राह से भटक गया। इसमें शराब सेवन जैसी कुसंगतियां भी शामिल थी। लंदन में साकेत का यह शायद आखिरी दिन था। इतने दिनों यहाँ रहकर उसे कई अच्छे दोस्त भी बना लिए थे, पर उनमें से कोई भी लंदन के नहीं थे। उसके 4 दोस्त थे, जिसमें एक पाकिस्तान का अब्दुल, मुंबई की माया और बेंगलोर के श्रीधर और श्यामला थे। सभी दोस्त एक बार साकेत के गांव जाना चाहते थे, क्योंकि इसके बाद साकेत से उनका मिलना कब होगा किसी को पता नहीं था। सभी नियत समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। 1 घंटे के बाद एरोप्लेन ने उड़ान भरी और ऊपर जाते हुए आंखों से ओझल हो गया। साकेत ने अपने पिता को वापस आने की खबर दे दी थी। हालांकि उनको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उनका लड़का बीच में ही अपने लक्ष्य को हार मानकर छोड़कर आ जाए। गांव में सरपंच की बहुत मजाक बनने वाली थी। इसी चिंता में उन्हें नींद नहीं आई। देर रात तक करवट बदल बदल कर सोते हुए उसे रात की दूसरी पहर ही नींद आई। सरपंच ने अपने ड्राइवर को सुबह साकेत और उसके दोस्तों को एयरपोर्ट से लाने के लिए कह दिया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सभी दोस्त गेस्ट रूम में ही सो गए। सुबह होते ही रामविलास कार लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। सभी कार में सवार हुए और लगभग 1 घंटे बाद घर पहुंचे। सुबह का नाश्ता करने के बाद सभी आम के बगीचे में घूमने गए। अब्दुल ग्रुप से अलग होकर अकेले ही बगीचे में घूमने लगा। बगीचा बहुत बड़ा था। इसके बीच का भाग लोहे के घेरे से घिरा हुआ था, जिसके गेट की कुंडियां जंग पड़ने के कारण टूट चुकी थी। अब्दुल अभी इसी गेट के पास खड़ा था। उसे घेरे के अंदर की चीजें काफी अजीब और अलग लग रही थी। इन सबसे अजीब उसे वह कब्र लगी जिस पर लिखा हुआ था, काली कब्र। उसने घेरे के अंदर जाकर कब्र के ऊपर खुदी हुई शब्दों को पढ़ना शुरू किया। इस कब्र में एक ऐसे शैतान को दफनाया गया है जिसने जीवित अवस्था में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ईश्वर ने इसे पापों की सजा दी है। इसे जिंदा जलाकर यहीं दफन करना ही इसके पापों की सजा है। यह बात तय है कि इन शब्दों को बाहर घेरे से पढ़ा नहीं जा सकता। इसे पढ़ने वाला इस घेरे के अंदर आ चुका है, और इस बात की अधिक संभावना है कि वह शैतान उसे अपने काबू में कर लेगा। इन शब्दों को पढ़ने के बाद अब्दुल का शरीर डर से सिंहर उठा। डर की वजह से वह अपना होश खोने लगा। शाम के 4 बजे अब्दुल ने आंखें खोलने पर चारों तरफ अपने दोस्तों और साकेत के माता पिता और बहन को खड़े पाया। वह बिस्तर पर लेटा था। उसे कुछ भारी भारी लग रहा था। साकेत ने उसे उसकी बेहोशी के बारे में बताया और बगीचे की पूरी घटना को विस्तार से कहा। साकेत ने इस घटना का जिक्र अपने पिता से भी कर दिया था, और इस घटना की वजह से सरपंच चिंतित लग रहे थे। कारण पूछने पर सरपंच ने साकेत को पूर्व में घटी सभी घटनाओं को विस्तार से बताया और आम वाली मुसीबत की आशंका से भी अवगत कराया। रात के 1 बजे अब्दुल लघु शंका के लिए उठा। इसी वक्त साकेत की सबसे प्यारी और पालतू डॉगी ने जोर जोर से भौंकना चालू कर दिया। इस आवाज़ में भय का साया था। डॉगी के भय मिश्रित आवाज़ को सभी ने सुना। रोज की तरह सभी ने इसको नज़रअंदाज किया। परिणाम यह हुआ कि सुबह घर में रोने धोने की चीख पुकार मच गया। डॉगी को किसी ने बड़े ही निर्ममता से मार डाला था। साकेत टूट चुका था। मुसीबत से संबंधित उस आशंका की शुरुआत हो चुकी थी, और इसका अनुभव सरपंच को हो चुका था। आज वह दिन था जिसकी काली रात को 7 साल पहले
उस शैतान को चिता में जिंदा जलाया गया था। इस बात की किसी को फिक्र नहीं थी, सिवाय सरपंच के। माथे पे दिखने वाली चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। आज रात 10 बजे की फ्लाइट से साकेत के सभी दोस्त को वापस जाना था। दोस्त घर में उनका यह तीसरा दिन भी था। सभी ने अपनी पैकिंग कर ली थी। दिन का समय उन्होंने पास के नदी में पिकनिक मनाकर निकाला। रात होने पर सभी ने एक साथ खाना खाया। अब साकेत के दोस्तों का घर से निकलने का समय भी हो गया था। सबके सामान कार में रख दिए गए। उन्हें छोड़ने के लिए साकेत, उनके पिता और बहन भी कार में सवार हो गए। एयरपोर्ट के लिए शहर का रास्ता उसी बगीचे के नज़दीक से होकर जाता था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। ठीक 9 बजे गाड़ी बगीचे के नज़दीक से गुजर रही थी, तभी एक जोरदार आवाज़ हुई। गाड़ी एक तरफ तेजी से झुकती चली गई, पर पलटने से बच गई। सभी दहशत के साए में थे। गाड़ी के दाहिने तरफ वाली आगे की टायर पंक्चर हो चुकी थी। रामविलास टायर बदलने का काम करने लगा। आधे घंटे बीत चुके थे। अनायास माया ने साकेत से पूछा कि अब्दुल कहाँ है। सबने आसपास चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अब्दुल को खोजना शुरू कर दिया। सभी बगीचे में प्रवेश कर गए। घना अंधेरा था। रोशनी के बिना कुछ नजर नहीं आ रहा था। बगीचे में बिल्कुल सन्नाटा था। साकेत के पिता को इस मनुष्यत का अंदाजा था। उन्होंने सभी को एक साथ रहने की सलाह दी। सब संभल कर चल रहे थे, तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही डरावनी तेज आवाज़ सबके कानों में गुजर गई। ऐसा लग रहा था कि किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। अब तक सभी एक साथ बगीचे के बीचों बीच घेरे के पास पहुंच चुके थे। सबने देखा कि कब्र के ऊपर एक काला साया बैठा है, जो एकदम शांत था। उसे देखकर साकेत ने अब्दुल का नाम लेकर आवाज़ लगाया, पर कोई जवाब नहीं आया। इस घटना ने स्थिति को और भी डरावना बना दिया। चारों ओर अजीब सी भयानक आवाज़ें गूंजने लगी। इस बार साकेत के पिता ने अब्दुल के नाम से आवाज़ दी। वह साया पलटा। वह रोशनी पड़ने पर पता चला कि वह अब्दुल ही है, परंतु एक विदीर्ण काया और बहुत ही डरावने शक्ल के साथ। उसके शरीर को शैतानी रूह ने पहले ही दिन अपने काबू में कर लिया था। अब अब्दुल पूरी तरह एक भूत में परिवर्तित हो चुका था। उसने बड़ी तेजी से साकेत की बहन को घेरे के अंदर खींच लिया। भयावह कोहराम मच चुका था। सभी उसके पीछे पीछे घेरे के अंदर प्रवेश कर गए। उस शैतान ने रीमा को बचाने की कोशिश में लगे उसके पिता को उछालकर हवा में फेंक दिया, जो सीधे घेरे के नुकीले लोहे पर गिर गए और उनके प्राण निकल गए। पूरा वातावरण बहुत ही डरावना था। अपने पिता की लाश देख साकेत उस पर टूट पड़ा, पर उसका गला उस भूत के पंजों में फंस गया। उसकी तो जान ही निकल गई होती अगर श्रीधर ने सही समय पर उसे बचा न लिया होता। लेकिन इस बीच बचाव में शैतान ने श्रीधर के गर्दन को घायल कर दिया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने मालिक के परिवार की यह दुर्दशा देखकर रामविलास बौखला गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टेपनी से भूत के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया। इस शक्तिशाली प्रहार से उस जिंदा लाश के सिर के आधे टुकड़े हो गए। वह अब और अधिक डरावना हो गया। गुस्से से भरा शैतान रामविलास के पीछे पड़ गया। रामविलास गाड़ी की ओर तेजी से बढ़ा। गाड़ी में रिया अभी भी बैठी हुई थी। अपनी ओर तेजी से आते हुए रामविलास को देखकर वह डर से सहम गई। रामविलास ने उसे गाड़ी के अंदर ही रहने की सलाह दी। उसने गाड़ी से पेट्रोल से भरे डिब्बे को निकाला और गाड़ी के नीचे छिपा दिया। अब तक वह भयावह भूत गाड़ी के पास पहुंच चुका था। उसने गुस्से से भरकर और भयानक आवाज़ निकालते हुए चारों ओर से गाड़ी के अंदर झांकने लगा। मोबाइल में व्यस्त श्यामला ने जैसे ही उस भूत को देखा तो उसके प्राण हलक में आ गए। उसने डर के मारे एक जोरदार चीख मारी। श्यामला को देखते ही वह शैतान गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, परंतु पहले से ही गाड़ी की एक गेट खुली होने की वजह से वह आसानी से गाड़ी में प्रवेश कर गया। श्यामला दहशत से और भी चिल्लाने लगी। इस वक्त का फायदा उठाकर रामविलास ने इस छोर के गेट को लॉक करके श्यामला को गाड़ी के आगे के गेट की तरफ से खींच लिया, परंतु शैतान ने श्यामला का एक हाथ पकड़ लिया था। बहुत कोशिश के बाद भी रामविलास श्यामला को गाड़ी से बाहर खींच नहीं पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पेट्रोल की कुछ छींटें श्यामला के हाथों में मारी और फिसलन की वजह से शैतान की पकड़ ढीली पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर रामविलास ने रिया को गाड़ी से बाहर खींच लिया और साथ ही बड़ी फुर्ती से गाड़ी के इस छोर का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। उसने गाड़ी को पेट्रोल से नहला दिया और अपने लाइटर की मदद से गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी धू धू कर कर जलने लगी। उसके अंदर मौजूद अब्दुल का शरीर भी जल गया। अब्दुल निर्दोष था, पर उस बुरी आत्मा ने उसे अपना शिकार बना लिया था। रामविलास ने सभी घायलों को वापस घर लाने के लिए गांव वालों की मदद ली। अगले दिन की फ्लाइट से सिर्फ श्रीधर और श्यामला ही वापस जा पाए। अब्दुल और सरपंच की मौत के बारे में पुलिस ने पूछताछ की, पर गांव के लोगों के बयान से वे केस बंद करने पर मजबूर हो गए और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।